Hello, students. Hope you all are fine at your places and are enjoying my videos over there. बेटा, आज से हम एक नया YouTube वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि YouTube रिसोर्स में आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर होते हैं। नो डाउट जो बुक्स आप मार्केट से परचेज करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको थ्योरेटिकली मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, तो हमारा जो वीडियो सीरीज रहेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेगा, राइट फ्रॉम यूनिट 1 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑनवर्ड्स। तो आपके पास बेटा हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पास न्यूमेरिकल्स जो जेके बोर्ड में आपको पूछे जा सकते हैं या सीबीएसई एग्जामिनेशन में जो आपको पूछे जा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ल्यूसिड वे में आप तक एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नो डाउट अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो स्कूल क्लासेस हैं आप उसमें भी कवर कर रहे हैं। इवन जो आपके पास लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो आप क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं इधर फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को राइट फ्रॉम द यूनिट 1 से आपके लिए कवर करना। और आज की वीडियो सीरीज में पहला जो टॉपिक हम लेंगे फिर वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको ब्रश अप करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस पर बेस जो आपने सॉल्व करना है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें उसके बारे में आपको बताया जा सके। So let's start with our first topic, that is the numerical problems based on quantization of charge. Let's take into it. तो बेटा आपके साथ जो स्क्रीन शेयर हो रहा है आप उस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेटा, इसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें आपने देखा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है अगर मैं उस चार्ज को कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट करूं तो वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर जो हम प्लस माइनस एन लिख रहे हैं ये आपके पास किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ई यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा वो ई किसी मिनिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चार्ज आपके पास यहां पर ट्रांसफर होता है, जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी के ऊपर यानी कि ओवरऑल चार्ज लाने के लिए। तो ये मिनिमम चार्ज हम लेके चल रहे हैं और वो मिनिमम चार्ज हमने जो यहाँ पर ई लिया है बेटा वो चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो कूलम्स यहाँ पर यूनिट है चार्ज का। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम समझेंगे कैसे, मैं इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ। करते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये डायग्राम में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये बॉडी किसके कारण बनी है, ये बॉडी बनी है नंबर ऑफ एटम्स के कारण। तो कुछ एटम्स मैं यहाँ पर सर्कल्स की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, पर लेकिन इमेजिन कीजिए ये सभी एटम्स हैं जिन एटम्स के कारण ये पूरी बॉडी आपके पास बनी है। और अगर मैं किसी एक एटम मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो बेटा आपको ये भी पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और उस न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेगेटिव ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं और लेट करते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। बेटा ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं, मैं न्यूक्लियस बाहर दिखा रहा हूं, आप जस्ट इसी न्यूक्लियस को इमेजिन कीजिए, ये नहीं यही न्यूक्लियस है जो मैं बाहर दिखा रहा हूं। ये न्यूक्लियस फर्दर किसके कारण बना है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण। और इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम बेटा नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर हम जो नाम देते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अदरवाइज इंडिविजुअली हम इनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। अब बेटा आपको पता है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन जो है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है।
इसको हम प्लस ई चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस जो है, अगर उस न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं तो ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। इसलिए न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हो, आपने बहुत एटॉमिक मॉडल आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ोगे तो बेटा आपके पास जितने न्यूक्लियस के भीतर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जो कि उस एटम को इलेक्ट्रिकली क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कहने का मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई एटम है, अगर उसमें 10 प्रोटॉन है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो 10 प्रोटॉन होंगे तो मैं चार्ज कितना लूंगा? प्लस 10e। तो मैंने कहा इसी न्यूक्लियस के अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो इसका मीनिंग +10 -e। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -e। तो आप खुद बेटा समझिए कि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आपके पास ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? अब खुद देखिए कि आपके पास जो ओवरऑल चार्ज है इसका मीनिंग है +10e एंड प्लस माइनस -10e। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया बेटा? ओवरऑल चार्ज 0, बिकॉज दिस एंड दिस कैंसल्ड आउट। तो इसका मीनिंग है किसी एटम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 है। हम कह सकते हैं कि वो एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सिमिलरली अगर मैं कोई भी बॉडी कंसिडर कर रहा हूं, कोई भी बॉडी आप जो कंसिडर कर रहे हैं, तो वो बॉडी बनी किसके कारण है? वो बॉडी बनी है नंबर एटम्स के कारण। देखिए एक एटम मैंने यहां पर दिखाया, दिस इज द सेकंड एटम, दिस इज द थर्ड एटम। तो बेटा ये सभी एटम्स इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। तो खुद तो न्यूट्रल है। इसका मीनिंग है ये बॉडी भी जो कि इन एटम्स के कारण बनी है वो भी क्या है? न्यूट्रल है। उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो फिर इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आया? बेटा इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज आ रहा है कि आपके पास जब ये बॉडी या तो किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करती है, क्या करती है? जब आपके पास ये किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिसीव करेगी, या फिर ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है। तो हम कह सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ सम मिनिमम चार्ज। और सम मिनिमम चार्ज यहां पर हम कौन सा ले रहे हैं? वो मिनिमम चार्ज हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, ताकि हम अपने केस को क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। अगर देखो बेटा, मैं अगर इसी एग्जांपल में जो एटम मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें मैंने 10 प्रोटॉन कंस्ट्रक्ट किए थे और 10 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था शुरू में ये न्यूट्रल है। अगर मैं उसी एटम के केस में मैं कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से डोनेट करता है, मीन्स ये किसी दूसरी बॉडी को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। मैं डोनेट की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए भाई 10 प्रोटॉन तो उसके पास ऑलरेडी है। अगर मैं अब चार्ज की बात करूं, 10 प्रोटॉन तो अभी भी है न्यूक्लियस में, पर लेकिन पहले उसके अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, पर लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन तो उसे ट्रांसफर कर दिया। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -e होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं +10e और प्लस माइनस -9e। तो मुझे बताओ जब सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 9 के 1 और चार्ज e। और मुझे बताइए 10e और 9e में बिगर चार्ज कौन है? 10e। तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब आपके पास बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +1e। अब मुझे बताइए वही एटम जो शुरू में न्यूट्रल था, अब उस एटम के ऊपर कितना चार्ज हो चुका है? अब उस एटम के ऊपर चार्ज आ चुका है +1e लिखो या सिंपली +e लिखो, बात है। हमने कहा कि वो एटम अब पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो आपने देखा एटम पॉजिटिवली चार्ज कब हुआ? जब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कि अगर यही एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता, क्या था? रिसीव करता। अब मुझे बताइए, मैं वही कंडीशन ले रहा हूं, क्या इस एटम के पास, जो एग्जांपल मैंने लिया, क्या उस एटम के पास 10 प्रोटॉन थे? यस। इसमें
प्रोटॉन का चार्ज कितना था, +10e, प्लस भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो उसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इसके पास आ गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो रिसीव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला रहा है, तब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने आ गए, लेट करते हैं वो -e, 11 -e के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, 10 तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा दिया, अब कितने हो गए, -11 ही है, चार्ज हो जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया +10e प्लस माइनस -11e। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, अब आपके पास अगेन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस और माइनस माइनस करेंगे, इसलिए 11 में से 10 गए तो आपके पास 1e बचेगा। पर लेकिन अब साइन किसका लगेगा, क्योंकि बिगर वाली किसकी है, 11 वाले की, उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो इसलिए आपके पास अब चार्ज कितना आया, -e। तो आप देखिए वही न्यूट्रल एटम अब आपके पास कितना चार्ज गेन कर गया है, -e। शुरू में ये क्या था, न्यूट्रल था, पर लेकिन इसने नेगेटिव चार्ज कब लिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। और इसी एटम ने, इसी न्यूट्रल एटम ने पॉजिटिव चार्ज कब किया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इसलिए डोनेट करते समय हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और लेते समय वो नेगेटिव आयन बनता है। तो पॉजिटिव आयन क्यों है, नेगेटिव आयन क्यों है, वो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाया। हमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें सिर्फ बेटा मैंने एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात की, आप 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में आपके पास उसकी वैलेंसी क्या है, वो डिसाइड करेगी कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने रिसीव करना है या कितने डोनेट करना है। अब बात आती है कि आपने देखा कि हमारे पास जो भी बॉडी है वो अपने ऊपर जो चार्ज ले रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो चार्ज जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है, तो कॉन्सेप्ट आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा। अब आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा। कभी मैं कहूंगा कि आपके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नो, कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा एज ए होल ट्रांसफर होगा, वो फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपनी क्लास को एक बॉडी मानिए और आप अभी सभी स्टूडेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। अब क्लास हमारे पास बॉडी है, उस क्लास में मुझे चार्ज देना है, तो चार्ज कौन है, आप सभी स्टूडेंट्स। मुझे बताइए क्लास में जब आप एंटर करते हो एज ए होल करते हो या फिर फ्रैक्शंस में करते हो, एज ए होल करते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन हमेशा एज ए होल एग्जिस्ट करता है, कभी भी वो फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा रेज करके बता दूं कि मैंने यहां पर Q is equals to प्लस माइनस n टाइम्स दैट ऑफ E जो लिखा है, वो हम यही लिख रहे हैं कि चार्ज ओवर द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम चार्ज। और जो मिनिमम चार्ज हम यहाँ पर ले रहे हैं वो मिनिमम चार्ज कितना है बेटा, चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन। माना कि इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज भी हमारे पास है, और वो कम चार्ज आपको शायद क्लास में पढ़ाया भी होगा, एंड दैट पर्टिकुलर चार्ज आपने क्वार्क्स के केसेस में भी पढ़ा होगा कि क्वार्क्स का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से भी कम होता है। अगर मैं डाउन क्वार्क की बात करूं या अप क्वार्क की बात करूं, डाउन क्वार्क का चार्ज होता है 1/3 टाइम्स दैट ऑफ E, और अप क्वार्क का होता है 2/3 टाइम्स दैट ऑफ E। आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज है कितनी, से कम चार्ज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम यहां पर जो बात कर रहे हैं बेटा, वो बेटा बात यहां पर हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये -1/3 जो का है ये माइनस में है, और 2/3 जो है ये प्लस में है। ये चार्ज हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू हम प्रोटॉन्स चार्ज के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जब कैलकुलेशंस जो न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की जा सके कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में आती है तो आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व फिर कैसे करना है। तो दिमाग में आपके फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, अगर मैं कहूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो दिमाग में आपको फॉर्मूला क्या रहना चाहिए,
वो फॉर्मूला रहना चाहिए कि चार्ज ओवर द बॉडी हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस n टाइम्स दैट ऑफ ई। यहां पर बेटा प्लस प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स माना कि यहां पर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और माइनस यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, नेगेटिव। तो आपको पता है कि अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। ये है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन सिर्फ यहां का साइन डिसाइड कर रहा है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज कब है और नेगेटिव चार्ज कब। तो आपने फोकस इस फॉर्मूला पे करना है न्यूमेरिकल को करते समय। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्या। इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं कि अगर आपको कहा जाता है व्हाई द चार्ज ओवर द बॉडी कांट बी इन फ्रैक्शंस, कांट बी इन फ्रैक्शंस, व्हाई। एग्जांपल के तौर पर अभी मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस माइनस 2.3 टाइम्स दैट ऑफ ई, देखिए बेटा, या फिर मेरे पास चार्ज है प्लस माइनस 1.72 टाइम्स दैट ऑफ ई, या फिर मेरे पास कुछ चार्ज आ जाता है प्लस माइनस 10⁻⁵ टाइम्स दैट ऑफ ई। ये सभी चार्जेस जो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये सभी फ्रैक्शंस में है। देखो बेटा, यहां पर इसको दिमाग में रखना है, ये 2.3 टाइम्स दैट ऑफ या तो प्लस ई है या फिर माइनस ई है। प्लस ई मीन्स charge of the proton, minus E means the charge of the electron. Similarly, second case में ये 1.72 times that of plus minus times that of E है, और थर्ड में ये आपके पास कितना है, 10⁻⁵ है। फिर 10⁻⁵ का मीनिंग हो गया 1/10⁵। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.00001, तो फ्रैक्शंस में मैं लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं इतना लिख सकता हूँ टाइम्स दैट ऑफ प्लस माइनस टाइम्स दैट ऑफ ई। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस माइनस टाइम्स दैट ऑफ ई, मैंने इसको ऐसा लिखा। ये भी किस में है, फ्रैक्शंस में। ये किस में है, फ्रैक्शंस में। ये किस में है, फ्रैक्शन में। आप इसको रिलेट कीजिए इस रिलेशन के साथ। देखिए प्लस माइनस टाइम्स दैट ऑफ ई, ये जो यहां ऊपर है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और एन की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, 2.3। कंपैरिजन कीजिए, क्यों हमने कहा था एन टाइम्स दैट ऑफ प्लस माइनस ई है, तो एन की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, 2.3। यहां पर एन की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, 1.72। यहां पर एन की जगह क्या आ रहा है, 0.00001। आप देख रहे हैं एन की वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, फ्रैक्शंस में। जबकि मैंने पहले ही आपसे कहा एन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन यहां पर बेटा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ओवर द बॉडी। तो हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या कभी फ्रैक्शंस में हो सकता है, नहीं, वो एज ए होल ही होगा, वो हमेशा इंटीग्रल नंबर्स में होना चाहिए। तो ये वैल्यू इंटीग्रल नंबर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉसिबल चार्जेस जो आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं किसी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा, आप सिमिलर एनालॉजी से बाकी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एनालॉजी से आप बाकी को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है, दैट इज, मैं अगर ये वाला केस लेता हूं, अगर आपको आ जाता है कि y प्लस माइनस 2.3 टाइम्स दैट ऑफ e इज नॉट पॉसिबल, मैंने यहां पर लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा, y चार्ज ऑफ
प्लस माइनस 2.3 टाइम्स दैट ऑफ ई इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? इसका जो रेलिवेंट सोल्यूशन जो बेटा होगा वो क्या होगा? वो हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं उसी को स्टेप बाय स्टेप आपको समझ। अब बेटा आपको पता है दैट इज, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? दैट इज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, charge over the body can only begin by plus minus n times that of e के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए हमारे पास यहां पर चार्ज कितना दे रखा है? प्लस माइनस 2.3 टाइम्स that of e। हियर इन द above case q has already been given and this is plus minus 2.3 times that of e। मुझे बेटा बताइए इस above केस में हमें क्या e की वैल्यू पता है? यस, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वेर एवर यू हैव E, एक मेरे पास यहाँ पर E है, मैं वहां पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का यूज कर सकता हूँ। आई ऑल्सो हैव E ओवर हियर, मैं वहां पर भी यूज कर सकता हूँ। तो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस थिंग्स इनटू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। किस इक्वेशन में? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से Q की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्लस माइनस 2.3 टाइम्स डॉट ऑफ ई। ई की जगह मैं लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्योंकि आप यहां पर बेटा ई के साथ मल्टीप्लाई, और ई का अपना यूनिट क्या है? कूलम्स। इक्वल्स टू, ये बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज डाली। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये है प्लस माइनस एन की जगह एन रखिए, ई की जगह कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कूलम्स। मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड का कूलम और राइट हैंड साइड का कूलम क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड का प्लस माइनस राइट हैंड साइड के प्लस माइनस को भी कैंसिल कर सकता हूँ? और राइट हैंड साइड में जो एन है वो बेटा क्या हो जाएगा? आप राइट हैंड साइड में ये जो टर्म एन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर आप इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कहां पर जाएगी? तो डिनोमिनेटर। तो देखिए मैंने एबोवेशन को, मैं अगर यहीं पे बात करूं, मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं ताकि देखिए बेटा क्या मैं इस अब इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता था? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड है, तो क्या मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूँ? एन मल्टीप्लाइड विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू, देखिए मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख रहा हूँ, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो चीज कॉमन है, क्या आप उनको भी कैंसिल कर सकते हैं? यस, मैं यहां से 1.6 इंटू 10⁻19 को और राइट हैंड साइड के 1.6 इंटू 10⁻19 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। या फिर आप सिंप्लीफाई, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई हो रही टर्म उसको राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻। मुझे बताइए this whole terms cancel out with this term। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 2.3। तो मुझे बताइए यार n रिप्रेजेंट्स व्हाट? यहां पर तो n ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर लेकिन हमें पता है बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इज इन इंटीग्रल नंबर, बट दिस transfer is always in integral values, या इंटीग्रल वैल्यू में होती है, एंड नॉट इन फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा था कि ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर को दिखा रहे, ये तो दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसफर हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ 30% हम कह सकते हैं वो ट्रांसफर हुआ। क्या ये पॉसिबल है? हमने तो कहा था इलेक्ट्रॉन एज ए होल ट्रांसफर हो रहे हैं,
तो ये तो आपको क्लियर कट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्रैक्शंस में है, वो तो इंटीग्रल है नहीं। तो क्योंकि n की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शंस में आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अबव चार्ज कांट बी पॉसिबल। तो आई होप इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है तो आप उन प्रॉब्लम्स को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं यहीं पे एक और टास्क दूं और आपको कहूं कि आप चेक करके बताइए क्या ये पॉसिबल है, तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफ द चार्ज दैट इज 6.8 into 10 raised to power minus 18 coulomb पॉसिबल। मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं इज द चार्ज दिस, क्या ये चार्ज ओवर एनी बॉडी इज पॉसिबल, तो मुझे बताइए आपने क्या करना है, ये आपके लिए टास्क है। आपने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूले का यूज करना है। क्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन टाइम्स डेट ऑफ ई करना है। ई कितना है वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वैल्यू को सॉल्व कीजिए, एन की वैल्यू निकालिए। अगर वो एन की वैल्यू इंटीग्रल नंबर्स में आती है तो इसका मीनिंग है ये चार्ज पॉसिबल है। और लेकिन अगर एन की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शंस में आती है, इसका मीनिंग है वो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज हमेशा जब भी किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होता है तो वो इंटीग्रल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। वो फ्रैक्शंस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं उसके कारण नहीं होता। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो से को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।